बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम माशाल्लाह पढ़ेंगे जीआईटी फिजियोलॉजी। ठीक है, हमने अभी तक जीआईटी एम्ब्रियोलॉजी, जीआईटी हिस्टोलॉजी और जीआईटी एनाटॉमी पढ़ी है। आज का जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज जीआईटी फिजियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीआईटी रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। हमारे पास हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो हमारी जीआईटी की सिक्रीशंस को रेगुलेट करती हैं। नाउ पढ़ते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन कम फ्रॉम जी सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द एंट्रम ऑफ द स्टमक एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ ड्यूडेनम। एक्चुअली जो जी सेल हैं या तो ये स्टमक में होते हैं या ड्यूडेनम में, विच रिलीजेस गैस्ट्रीन। और इसका काम क्या है? इट इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इसका मतलब इन तीनों में से अगर आप दो भी याद रखें कि गैस्ट्रीन इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड आल्सो गैस्ट्रीन इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब इट इज रेगुलेटेड बाय इंक्रीज बाय स्टमक डिस्टिंक्शन, अल्कलिनाइजेशन, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड एंड वेगल स्टिमुलेशन थ्रू गैस्ट्रीन रिलीजिंग पेप्टाइड। और ये तब भी रेगुलेट होता है व्हेन पीएच इज लेस देन व्हाट आंसर इज 1.5। इसका मतलब ये है कि अगर पीएच हमारे पास लेस देन 1.5 है, इट्स मीन कि गैस्ट्रीन विल बी डिक्रीज, क्योंकि गैस्ट्रीन का काम एसिडिटी बढ़ाना है। अगर वो पहले से ज़्यादा है तो फिर ये कम रिलीज होगा। लेकिन अगर स्टमक डिस्टिंक्शन हो जाए, जिस तरह स्टमक हम फूड लेते हैं, आफ्टर द फूड द स्टमक बिकम डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्टेड स्टमक रिलीज गैस्ट्रीन बिकॉज गैस्ट्रीन आल्सो हैज अ रोल टू प्रोड्यूस HCl। और आप लोगों को पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, it helps to convert pepsinogen into pepsin, and then pepsin will convert into the protein digestion. Actually, जो गैस्ट्रीन है, इट इंक्रीज बाय क्रोनिक पीपीआई यूज। जो लोग क्रोनिक पीपीआई यूज करते हैं उनमें गैस्ट्रीन की लेवल नॉर्मल बंदे की बनिस्बत ज़्यादा होती है। इंक्रीज इन क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस विच इज caused by H. pylori, but the most important, which is multiple time asked in exam, that is called, it is very very high in Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome is nothing, it is a type of gastrinoma। तो देखिए, दो चीज़ें याद रखें कि अगर एक पेशेंट है उसको मल्टीपल गैस्ट्रिक अल्सर है, क्योंकि जो गैस्ट्रीन है वो एच की सिक्रीशन को बढ़ाता है। और आप लोगों को पता है जब एच सिक्रीशन बढ़ जाए, HCl बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन आयन या जो HCl है प्रोटॉन, इसकी ये सिक्रीशन बढ़ाता है। तो एक्सेसिव गैस्ट्रीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मल्टीपल गैस्ट्रिक अल्सर एंड इट इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी that will leads to chronic diarrhea. So these are the 2 points which is very very important for the exam. So any patient who has multiple gastric ulcers, chronic diarrhea, and history of weight loss, think about Zollinger-Ellison syndrome. Or it is a type of a tumor coming from G cell and that is called gastrinoma. अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर Zollinger-Ellison syndrome, आंसर इज PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। द बेस्ट एग्जांपल इज ओमेप्राजोल, क्योंकि हम ये इसलिए देते हैं ताकि जो अल्सर्स है या कि जो एसिडिटी है उसकी टेंडेंसी को कम कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज नोन एज सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन कम फ्रॉम डी सेल ऑफ पेंक्रियाटिक आइलेट्स एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द जीआई म्यूकोजा। सोमेटोस्टेटिन, देखिए इसमें जो वर्ड है ना स्टेटिन, इट मेक एवरीथिंग स्टेटिक। इट्स मीन ये हर एक चीज को इनहिबिट करेगा। इट डिक्रीज एवरीथिंग, देखिए इट डिक्रीज एवरीथिंग। इट डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, डिक्रीज पेप्सिनोजिन सिक्रीशन, decrease pancreatic small intestine fluid secretion, decrease gallbladder contraction। और आप लोग को पता है जब गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर जो बाइल है दैट विल स्टे इन द गॉल ब्लैडर, क्योंकि जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर से तब रिलीज होगा व्हेन इट कंट्रैक्ट। लेकिन व्हेन गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन इज डिक्रीज देन द बाइल विल बी रिमेन इन द गॉल ब्लैडर, डू नॉट विल कम आउट। और जब बाइल ज़्यादा टाइम तक रहेगी, इसलिए सोमेटोस्टेटिन हैज इंक्रीज रिस्क ऑफ गॉल स्टोन। मतलब ये है, ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बनाने में भी हेल्प करता है, बिकॉज इट इज ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेस ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर ड्यू टू डिक्रीज व्हाट गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन, इट डिक्रीज इंसुलिन रिलीज एंड ग्लूकागॉन। इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि इट मेक एवरीथिंग स्टेटिक। तो जहाँ पे सोमेटोस्टेटिन है वो हर एक चीज को डिक्रीज करेगी। इट इंक्रीज बाय एसिड, इसका मतलब कि एसिडिटी बढ़ने से सोमेटोस्टेटिन बढ़ेगी। और डिक्रीज बाय वेगल स्टिमुलेशन,
It inhibit the secretion of various hormone. It is inhibitory. It encourage somatostasis. इसका मतलब somatostasis का मतलब कि it make everything static, मतलब ये चाहता है कि हर एक चीज कम हो जाए। अब देखें, कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, वाइपोमा के अंदर वीआईपी का लेवल बढ़ता है, दैट इज एसोफेजियल वेरिसिस, इसमें ब्लीडिंग होती है, सब म्यूकोजल वेन। अगर आप एक्रोमेगेली ले लें, एक्रोमेगेली में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। तो एक्रोमेगेली, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, वाइपोमा, इन सब के अंदर मुख्तलिफ वेरियस हार्मोन की लेवल बढ़ती है। तो उनको कम करने के लिए टू मेक दोज थिंग्स स्टैटिक वी शुड यूज सोमेटोस्टेटिन। लेकिन सोमेटोस्टेटिन हमारे पास ड्रग की शक्ल में मौजूद नहीं है, तो हम ऐसा ड्रग जरूर देंगे कि वो सोमेटोस्टेटिन जैसा काम करे। सो द ड्रग वी कैन गिव दैट इज कॉल्ड अक्टीरियोटाइड। एग्जाम के अंदर याद रखें, व्हाट इज अक्टीरियोटाइड? इट इज द एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन टू ट्रीट एक्रोमेगेली, कार्सिनॉइड सिंड्रोम एंड वाइफोमा एंड वेरिसेट ब्लीडिंग। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टोकाइनिन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी याद रखें, इट कम फ्रॉम आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड जेजुनम। ये आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम और जेजुनम से आता है। अब इसका काम क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, इट इंक्रीजेस पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। कोलिसिस्टोकाइनिन जब रिलीज होता है, ये पेंक्रियास को कंट्रैक्ट करके पेंक्रियाटिक जूसेस को बढ़ाता है। इट आल्सो हेल्प टू कंट्रैक्ट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, क्योंकि जो बाइल है वो कॉमन बाइल डक्ट में आएगी, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, and that along with pancreatic lipase help in the lipid food digestion। लेकिन ये क्या करता है, ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी है उसको रिलैक्स करता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल दिस सी शेप स्ट्रक्चर इज ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ड्यूडेनम हैज फर्दर फोर पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से इस सेकंड पार्ट को कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है, और यहाँ से इस सेकंड पार्ट को दैट इज पेंक्रियाटिक डक्ट। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का वो हिस्सा जहाँ पे दोनों डक्ट ओपन होते हैं, उनको स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब ये पेंक्रियास को कंट्रैक्ट करता है ताकि सिक्रीशन बढ़ जाए, उधर गॉलब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है ताकि बाइल ज्यादा आ जाए। अब इन दोनों को ड्यूडेनम तक लाने के लिए इट हैज टू रिलैक्स दिस एरिया। इट इंक्रीज स्फिंक्टर ऑफ ओडी रिलैक्सेशन, इसको रिलैक्स करता है। और ऊपर तो स्टमक है, तो स्टमक से फूड को आहिस्ता आहिस्ता लेके आएगा। ऐसा ना हो कि एकदम फूड आए और वो आगे निकले और उसकी प्रॉपर डाइजेशन ना हो। तो स्टमक की जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, स्टमक से जो फूड का निकलना है उसको थोड़ा सा डिले करता है, तो डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। सो ऐसा जीआईटी रेगुलेटरी हार्मोन या रेगुलेटरी सब्सटेंस जो हर एक चीज बढ़ाए बट एक चीज को कम करें, दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टोकाइनिन। इट इंक्रीज पेंक्रियाटिक कंट्रिक्शन, इट इंक्रीजेस gallbladder contraction, it increases sphincter of OD relaxation, but it decrease gastric emptying time। ठीक है, it decrease gastric emptying। नाउ यहाँ पे जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये बाइल को इसलिए कंट्रैक्ट करता है ताकि गॉल ब्लैडर से बाइल आ जाए और वो लिपिड फूड के डाइजेशन। इसलिए जब हम फैटी फूड खाते हैं एंड दे रीच टू द duodenum, this ICL become activated or stimulated to release cholecystokinin, therefore it is increased by increasing fatty food and amino acid, act as a neuronal muscarinic pathway to cause pancreatic secretion। इसका मतलब ये है कि जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, ये चार पॉइंट्स आप लोगों ने नहीं भूलने। ऐसा जीआईटी सब्सटेंस जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ाए, गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन को बढ़ाए, बट स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स करे और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करे, दैट वाज कोलिसिस्टोकाइनिन। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड सेक्रेटिन। इट कम फ्रॉम द एस सेल ऑफ द ड्यूडेनम। इट इंक्रीजेस पेंक्रियाटिक HCO3, डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंक्रीज व्हाट बाइल सिक्रीशन। तो देखें यहाँ पे जो कोलिसिस्टोकाइनिन है और सेक्रेटिन, इसमें फर्क क्या है? नंबर वन, जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है उसमें एंजाइम्स भी है, हर एक चीज है, लेकिन अगर उस सिक्रीशन के अंदर हम बाइकार्बोनेट की सिर्फ बात करें, तो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन में बाइकार्बोनेट को बढ़ाना, दैट इज द होल सोल फंक्शन ऑफ द सेक्रेटिन। सेक्रेटिन secrete bicarbonate from pancreas and it also secrete bile from the gallbladder। It is also increased by acid, fatty acid in the lumen of duodenum। लेकिन ड्यूडेनम के अंदर जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो आई सेल से आता है, और जो सेक्रेटिन है वो एस सेल से आता है। इट इंक्रीजेज HCO3, डेफिनेटली वी डिस्कस। और जब HCO3 बढ़ेगा तो ड्यूडेनम के अंदर इट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, एंड दैट विल अलाउ पेंक्रियाटिक एंजाइम टू फंक्शन वेल।
अब दो चीजें गौर से सुने, जो सेक्रेटिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेक्रेटिन इंक्रीजेस HCO3 प्रोडक्शन फ्रॉम पेंक्रियास, एंड दैट HCO3 गोज टू द ड्यूडेनम एंड इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। तो इसके दो फायदे हैं। एक तो जब HCO3 ज्यादा होगा, अल्कलाइन मीडिया ज्यादा होगा, तो पेंक्रियाटिक एंजाइम अच्छा काम करेंगे। देयर विल बी अ वेल डाइजेशन एंड वेल एब्जॉर्प्शन। नंबर टू पॉइंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब HCO3 ज़्यादा होगा तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिकरेंट अल्सर्स के चांसेस कम होंगे, क्योंकि इट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिडिटी। फिर इसके बाद आता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इट इज कम फ्रॉम द gas cell of the duodenum and it decrease its secretion and increase insulin। ये इंसुलिन को बढ़ाता है और ये गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करता है। ये देखिए ग्लूकोज डिपेंडेंट है। देखिए नाम से पता चलता है कि व्हेन वी टेक द मील, जब हम खुराक खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, तो फिर बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। और ग्लूकोज को कम करने का तरीका इंसुलिन का है, विच कम फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। लेकिन ये कंपाउंड इंसुलिन नहीं है, बट इंसुलिनोट्रॉपिक है, इंसुलिन लाइक पेप्टाइड है। Therefore, it increase insulin release to decrease postprandial hyperglycemia। देखिए, it also increase by fatty acid, amino acid in the stronger is oral glucose। जब हम orally glucose लेते हैं, तो after that, for example, when there is hyperglycemia, उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ रिलीज होती है, उससे हम इंसुलिन जो है वो क्या करते हैं, इसको कम करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज आल्सो नोन एज GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओरल ग्लूकोज लोड इंक्रीज इंसुलिन कंपेयर टू IV इक्विवेलेंट टू ड्यू टू GIP सिक्रीशन। फिर से पढ़े, ओरल ग्लूकोज लोड इंक्रीज इंसुलिन कंपेयर टू IV इक्विवेलेंट ड्यू टू GIP सिक्रीशन। कि जो ओरल लोड है वो उतना ही इंसुलिन रिलीज करता है जितना हम IV ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि ओरल ग्लूकोज लेने से GIT की जो प्रोडक्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोटिलिन। मोटिलिन कम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट प्रोड्यूसेस माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्सेस। ये फास्टिंग स्टेट में इंक्रीज होता है। मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, आर यूज्ड टू स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस। ये आप लोग लेके, कभी कभार क्या होता है, मोटिलिन इंक्रीज मोटिलिटी। और आप लोगों को पता है कि repeated contraction and relaxation of GIT muscle is known as peristalsis। इसका मतलब ये है कि अगर इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस वीक है और हमने इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस को बढ़ाना है, तो वी कैन यूज मोटिलिन। फिर है VIP, स्टैंड फॉर वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। ये पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन इन स्फिंक्टर, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन से आता है। इट इंक्रीजेस इंटेस्टाइनल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन, increase relaxation of intestinal smooth muscle and of sphincter, increase by distension and vagal stimulation, decrease by adrenergic input। अब वाइफोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पेशेंट है उसको वाइफोमा है, तो वाइफोमा विल लीड्स टू डैश, इट इज अ टाइप ऑफ पेंक्रियाटिक सेल ट्यूमर। क्योंकि आप लोगों को पता है इट कैन काज वाटरी डायरिया, हाइपोकेलेमिया एंड एक्लोरहाइड्रिया। द रीजन इज कि जो वाइफोमा है, ये मतलब एक्लोरहाइड्रिया मीन एब्सेंस ऑफ HCl, नो HCl at all is called absence of HCl। So WDHA syndrome, that is called वेडा syndrome। वेडा syndrome के अंदर W stand for watery diarrhea, hypokalemia and achlorhydria। These three things combined together in a single patient think about a tumor of VIP, that is called lipoma। Nitric oxide is important, इसको important करें। It is increases smooth muscle relaxation including lower esophageal sphincter। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, ये भी आगे हम पेटों में पढ़ेंगे भी। फॉर एग्जांपल, दिस इज द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, इसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अब अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे तो स्मूथ मसल ये रिलैक्स करता है। अगर ऐसा कंडीशन जिसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन do not relax properly, condition is known as achalasia, that is called of achalasia। तो नाइट्रिक ऑक्साइड is one of the treatment modality in the achalasia cardia, क्योंकि we want relaxation in the achalasia। लॉस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन, बात वही है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीशन कम हो जाए स्पेशली इन द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, तो रिलैक्सेशन तो नहीं होगी, इनडायरेक्टली कंट्रैक्शन होगी। एंड कंट्रैक्शन इज कॉल्ड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन बढ़ेगी, that will lead to a condition known as achalasia।
इसके बाद है ग्रेलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ग्रेलिन। ग्रेलिन जो है स्टमक से आता है, इंक्रीज एपिटाइट। इसका मतलब यह है कि एपिटाइट बढ़ाता है इन ग्रोइंग स्टमक। इसका मतलब यह है जो ग्रेलिन है ये जितना बढ़ेगा उतना एपिटाइट ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब देखिए दो चीज़ आप लोग यहाँ पे लेके, एक तो आप लोग जिस तरह लेके ग्रेलिन, ग्रेलिन का मतलब होता है इंक्रीज एपिटाइट, और एक होता है लेप्टीन। लेप्टीन का काम है डिक्रीज एपिटाइट। मतलब अगर हमें भूख ज़्यादा लगेगी और हम चाहत ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, दैट इज़ मोस्ट लाइकली ग्रेलिन। लेकिन अगर हम भूख ज़्यादा नहीं लगेगी और हम खाना खाने की ज़्यादा चाहत नहीं करें, दैट इज़ लेप्टीन। लेप्टीन ज़्यादा होने की एपिटाइट नहीं होगी, क्योंकि जब लेप्टीन ज़्यादा होगा हंगर स्टैंडर्ड इनहिबिट होगा, हम खाना नहीं खाएंगे, वी विल लूज वेट, वी विल मेक और सिर्फ एल फॉर लीन एंड थिन। और अगर ग्रेलिन है, ग्रेलिन फॉर गेनिंग वेट, ये जितना ज़्यादा होगा एपिटाइट ज़्यादा होगा और उसकी वजह से बंदे की वेट गेन होती। तो ये चीज़ याद रखें, ग्रेलिन इज एपिटाइजर और जो लेप्टीन है ये नॉन एपिटाइजर है। ये फास्टिंग में बढ़ता है और फूड लेने के बाद ये कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो फूड है डिमांड के मुताबिक वो ले लेते हैं, तो फर्दर ग्रेलिन के रुख नहीं रिलीज होता। इसके बाद एक सिंड्रोम है, ये हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। वी विल डिस्कस दिस इन बायोकेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोन एज प्राडर विलाय सिंड्रोम। ये जो है ये प्राडर विलाय सिंड्रोम, इतना याद रखे, ये क्रोमोसोम 15 का मसला है और उसमें पेटर्नल जीन का मसला होता है। इन दिस सिंड्रोम देयर इज इंक्रीज ग्रेलिन। तो इसमें जितने भी लोग आते हैं दे विल ईट मोर, क्योंकि उनको एपिटाइट ज़्यादा लगेगी। देयरफॉर वन ऑफ द फीचर ऑफ प्राडर विलाय सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, एंड इट इज डिक्रीज आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, क्योंकि ये तो स्टमक से होता है। तो जितने जिसने स्टमक की बाईपास सर्जरी की होगी उसके अंदर ये अच्छा खासा कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ से इसमें आना है वो सोर्स हम खत्म करते हैं, तो उसकी रिलीज भी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए गैस्ट्रिक एसिड, इट कम फ्रॉम पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, और ये जब स्टमक की एसिड पीएच को कम करता है, एंड इट इंक्रीज बाय हिस्टामिन, वेगल स्टिमुलेशन, एसिटाइलकोलिन, gastrin, but it decreased by somatostatin, glucose like insulinopeptide, and prostaglandin and secretin। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, these are the stimulatory agents for the HCl, that is gastric acid, and these are the inhibitory agent for the HCl। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को मैं बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल हम अगर देखें, दिस इज दी पेराइटल सेल्स, स्टमक के अंदर ये क्या है, पेराइटल सेल है। पेराइटल सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, देयर आर 3 रिसेप्टर्स, दिस इज कॉल्ड M3 मस्कुरेनिक, दिस इज H2 दैट इज हिस्टामिनिक, एंड दैट इज G। तो अगर गैस्ट्रीन ज़्यादा है, गैस्ट्रीन, तो इसका मतलब G सेल एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, H सेल ज़्यादा बनेगी। अगर हिस्टामिन H2 पे काम करे, हिस्टामिन, तो वो भी बढ़ाएगी। और M3 पे वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन काम करता है, तो वो भी बढ़ाएगी। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें, इस पे 3 रिसेप्टर हैं। acetylcholine act on the muscarinic receptor and vagus nerve is parasympathetic. So vagal stimulation increase HCl, H2 activation increase HCl, as well as G receptor activation increase HCl। अब यहाँ पे कभी कभार इस पेराइटल सेल के खिलाफ हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू करता है, तो पेराइटल सेल बिकम डैमेज। ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें पेराइटल सेल डैमेज हो जाए और एच सेल की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए, that is called pernicious anemia। तो जो pernicious anemia है, it is an autoimmune destruction of parietal cell which lead to chronic gastritis and pernicious anemia। तो एग्जाम के अंदर what is pernicious anemia, it is an autoimmune destruction of parietal cell which leads to decrease decrease parietal cell function। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि जो parietal cell है, parietal cell एक तो उसे जनाब गैस्ट्रिक एसिड आती है और दूसरी सेम पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर आती है। What this intrinsic factor do? It help to bind with vitamin B12 and they reaches up to the terminal ileum। It's mean this intrinsic factor help in the vitamin B12 absorption। तो अब मैं दो तीन बातें बता रहा हूँ। पेराइटल सेल का काम क्या है, ये गैस्ट्रिक एसिड बनाती है and it make the stomach environment acidic, which provide the favorable environment for many enzymes to work। Number two, HCl is bacteriolytic in nature, and HCl also convert pepsinogen into pepsin।
फिर इसके बाद जो पैराइटल सेल है इट आल्सो रिलीजेस इंट्रिंसिक फैक्टर which bind to vitamin B12 and they reach up to the terminal ileum to absorb it properly। ये दो पॉइंट। और अगर परनीशियस अनीमिया है तो पैराइटल सेल डिस्ट्रॉय होंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, देयर विल बी नो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। और विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन अगर खराब हो जाए, इसलिए परनीशियस अनीमिया को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं। पेप्सिन कहाँ से आते हैं? चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक, they help in protein digestion, increase by vagal stimulation, local acids। देखिए पेप्सिनोजेन is an inactive protein, it is converted to pepsin active form in the presence of hydrogen and that is acid। इसलिए मैंने गैस्ट्रिक एसिड में ये बात की है कि this is help to convert pepsinogen which is inactive form into active form that is known as of pepsin। इसके बाद बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट ये कहाँ से आता है? अब इसको डिस्कस करेंगे। फ्रॉम वेयर दिस बाइकार्बोनेट कम? म्यूकोजल सेल ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम, सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियास एंड ब्रूनर ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडेनम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं, याद रखें, इट इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम। और ब्रूनर ग्लैंड की वजह से ड्यूडेनम के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होते हैं, उनमें अल्सर्स की रेशो कम होती है। और गुड स्टूडेंट के लिए मैं ये भी बता दूं कि जो ड्यूडेनम है वो हमें पता है कि जो मेन ड्यूडेनम है, हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। सी शेप स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट इन दिस, प्रेजेंट इन दिस, प्रेजेंट इन दिस, बट ब्रूनर ग्लैंड एब्सेंट इन द फर्स्ट पार्ट। तो जहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड नहीं होंगे वहाँ पे बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कम होगी, तो वहाँ पे अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए एग्जाम के अंदर आता है कि ब्रूनर ग्लैंड्स के बारे में याद रखें कि जो ब्रूनर ग्लैंड्स हैं दे आर एब्सेंट इन द फर्स्ट पार्ट, देयरफॉर देयर इंक्रीज चांसेस ऑफ अल्सर। इट न्यूट्रलाइज द एसिड, इंक्रीज पैंक्रियाटिक biliary secretion with secretin, trapped in mucus that cover the gastric epithelium। सो एग्जाम क्वेश्चन ये है कि ब्रूनर ग्लैंड्स की वजह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में गैस्ट्रिक अल्सर्स के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लें, दिस फॉर एग्जांपल द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक, ये सरफेस एपिथेलियम है, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस सेल। फिर इसके बाद ये वाले पेराइटल सेल हैं, ये क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक एसिड एंड वेरी गुड इंट्रिंसिक फैक्टर। दीज आर द चीफ सेल विच सिक्रीट पेप्सिनोजेन। ठीक है, और दीज आर एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल। फिर यहाँ पे देखिए स्टमक के अंदर इस तरह ये जो केविटीज बनी है ना, इस तरह की केविटीज, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक पेट्स। दिस गैस्ट्रिक पेट्स कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये glandular, upper glandular layer, deeper glandular layer and muscularis mucosa and serosa। So these are the different histological points for the stomach। तो इसके बाद यहाँ पे एक और जनाब हमने डायग्राम देखना है। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इजी और ये ऑलरेडी हम एक किस्म की पढ़ भी चुके हैं। इसमें देखें जो स्टमक है, स्टमक ये पेराइटल सेल है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस पे जनाब एसिटाइल कोलिन काम करेगा, इस पे हिस्टामीन काम करता है, और एक आप लोगों को इसमें याद रखना है गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन काम करेगा। सो गैस्ट्रीन, हिस्टामीन एंड एसिटाइल कोलिन, they act on parietal cell to increase HCl production as well as that is what answer is intrinsic factor। लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये फिर क्या करता है? ये विटामिन B12 के साथ मिलता है और इसको टर्मिनल इलियम तक ले जाता है ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी बात यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये जो चीफ सेल है सिक्रीट पेप्सिनोजेन, और पेप्सिनोजेन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन बाय द हेल्प ऑफ HCl। ये जनाब हमारे पास होता है। यहाँ पे म्यूकस सेल है, सीधे जी सेल, एंड यहाँ पे देखिए एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन द डी सेल, इट सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जब रिलीज होता है इट मेक एवरीथिंग स्टैटिक। ये एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आई सेल इन द ड्यूडेनम सीक्रेट कोलिसिस्टोकाइनिन। तो एनीवन कैन आस्क फ्रॉम योर ओन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, जो सर ने रिसेंटली बताया। नंबर 1, सोमेटोस्टेटिन मेक एवरीथिंग स्टैटिक, दैट्स इट। कोलिसिस्टोकाइनिन के 4 काम हैं: इंक्रीज पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, इंक्रीज गॉलब्लैडर कंट्रैक्शन, दैट इज इंक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ बॉडी एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। फिर इसके बाद ये सिक्रेटिन है, एस सेल से आता है। के सेल से जनाब GIP आता है, ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। अब इसके बाद गैस्ट्रीन इंक्रीज एसिड सिक्रीशन प्राइमरी थ्रू इट्स इफेक्टर एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल। इट्स मीन कि जो गैस्ट्रीन है इट प्राइमरीली एक्ट ऑन एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल, then it releases histamine to act on parietal cell to increase of HCl।
इसलिए कहते हैं जो गैस्ट्रीन है इंक्रीज एसिड सिक्रीशन थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन एंटीरोक्रोमोफिन लाइक सेल लीडिंग टू हिस्टामिन रिलीज रादर देन थ्रू इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पेराइटल सेल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट इट। देखें यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप चाहे एसिटाइल कोलिन, और यहाँ पे एक और हम देखते हैं एसिटाइल कोलिन एंड दैट इज हिस्टामिन। अब इसको देखते हैं ये दोनों, दे कैन डायरेक्टली एक्ट ऑन पेराइटल सेल, दिस इज पेराइटल सेल एंड दिस पेराइटल सेल विल प्रोड्यूस HCl। लेकिन कहते हैं कि अगर गैस्ट्रीन है, गैस्ट्रीन तो डायरेक्ट पेराइटल सेल पे काम नहीं करेंगे, दिस गैस्ट्रीन विल गो and they will act on enterochromaffin like cell, that is ECL. This enterochromaffin like cell, it will release histamine, ये histamine release करेगी and histamine will act on the cell to release of HCl। तो HCl बढ़ाने के लिए अगरचे हमें पेराइटल सेल के ऊपर एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन और ये गैस्ट्रीन चाहिए, बट acetylcholine, histamine directly act on parietal, but gastrin indirectly act on parietal cell to increase HCl. Initially, it will act effect on enterochromaffin, then enterochromaffin leading to release histamine, and this histamine will later act on parietal cell to increase the HCl production. So hope you guys enjoyed this session, and I think आप लोगों ने इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखा होगा। So thank you so much for your time. See you inshallah next time with the next tutorial. Allah Hafiz.